साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 और या आप किसी भी तरह का टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अभी आपके उत्तर प्रदेश का भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है, या अगर आप किसी भी तरह का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें यह बिल्कुल बराबर रूप से काम आने वाला है, क्योंकि यह आपके सिलेबस के अनुसार ही आपको कंटेंट दिया जा रहा है। और ख़ास करके जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का आगामी एग्ज़ाम है उसके सिलेबस को फॉलो करते हुए आपको यह कंटेंट दिया जा रहा है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, लंबाई के आधार पर सर्वप्रथम बीड़ा की तार पर शुद्ध व विक्री। यहाँ पे साथियों अगर किसी तरह का आपको क्वेश्चन में मिस टाइपिंग मिले तो उस पर ध्यान न दीजिएगा, वो टाइपिंग करते वक्त मिस हो जाता है। यहाँ पे शुद्ध व विकृत की बात हुई है, शुद्ध व विकृत। शुद्ध और विकृत क्या है इतना तो आप सभी को पता ही होगा, इतना तो कुछ बताने का है नहीं। तो शुद्ध और विकृत स्वरूप की स्थापना किसने किया? तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लंबाई के आधार पर सर्वप्रथम बीड़ा की तार पर। जो बीड़ा की तार पर आपके सा से लेकर के आपके फिर तार सा तक जो स्वरों की स्थापना हुई थी लंबाई के आधार पर, उसी की बात हो रहा है। जो आप जैसे कि आपका मध्य सप्तक का षड्ज का 36 इंच माना गया था और उधर आपका तार सप्तक का षड्ज का 18 इंच तक माना गया था। तो इस आधार पे ये जो बीड़ा की लंबाई के आधार पर जो शुद्ध स्वर और विकृत स्वर की स्थापना किया था, इसका जो आंसर होगा अहोबल ने किया था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीड़ा की तार पर सप्तक, बीड़ा की तार पर तार सप्तक में षड्ज यानी कि सा स्वर का लंबाई कितना माना गया है? अभी मैं बता ही दिया हूँ कि आपके मध्य सप्तक का जो सा है यानी कि षड्ज है उसका लंबाई कितना माना गया था? 36 इंच माना गया था। वहीं लेकिन अगर जब तार सप्तक में हम लोग मतलब गए थे तो बीड़ा की लंबाई के आधार पर इसको मतलब डिवाइड 2 कर दिया गया। उसके बाद में क्या आपका 18 इंच आपका इसका प्राप्त हुआ। इसका पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, इसको भी मैं आपके इसी बीच में कभी मैं इसको भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा सी नंबर ऑप्शन 18 इंच होगा। अनुवादी स्वर को वेस्टर्न म्यूजिक में किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुवादी स्वर जो है, ठीक है, इसको वेस्टर्न म्यूजिक में इसका आंसर ए हो जाएगा, मेडिएंट इसको कहा गया था वेस्टर्न म्यूजिक में अनुवादी स्वर को। वहीं आपका जो ऑप्शन सी है सोनेट, ये वादी स्वर को वेस्टर्न म्यूजिक में सोनेट कहते हैं। और ये जो आपका नटपू है ना, ये भी अनुवादी स्वर का ही नाम है, लेकिन ये तमिल नाम है। तो हम लोग का जो इस आंसर का सटीक जवाब होगा मेडिएंट हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वैदिक कालीन सप्त स्वरों में से कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो निम्नलिखित में स्वर के नाम दिए गए साथियों, यहाँ पे ये भी मिस टाइपिंग है, क्रुष्ट आपका ऐसे लिखता है। ठीक है, तो मिस टाइपिंग अगर आपको कहीं पे भी मिले तो उस पर ध्यान न दीजिएगा, वो टाइपिंग करते वक्त हो जाता है। आप क्वेश्चन को समझते हुए आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन, निम्नलिखित में वैदिक कालीन सप्त स्वरों में से कौन है? यानी कि ये जो स्वर दिए हैं इनमें से वैदिक कालीन सप्त स्वरों के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो इसका जो आंसर होगा एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि मंद्र, ठीक है, जैसे आपका क्रुष्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंद्र अतिस्वर, ये जो सातों स्वर है उसी के अंतर्गत ये सभी आते हैं, तीनों है उसमें। ठीक है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। साथियों आपको अब टीआरई 4 के लिए आपको चिंता की बात नहीं है, आपको कंटेंट लगातार मिलेगा। आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी वगैरह भी पूरा डिटेल में मिलेगा। इधर मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हो चुका है म्यूजिक शिक्षक के लिए। तो इधर काउंसलिंग वगैरह है, फिर ट्रेनिंग वगैरह है। तो इस बीच में बाय द वे डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आपको इस बीच में भी कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, तो फिर आप ये समझ लीजिए आपके टीआरई 4.0 जो एग्ज़ाम है उसके पहले सारे कंटेंट आपको थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए नए दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनका भी कुछ मदद हो सके। आपको यहाँ पे हमारे इस चैनल पे सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिलेगा, आपको पूरे यूट्यूब वीडियो के रूप में मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गंधार ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था?
देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा विवादित हो जाता है। वैसे अगर केवल पूछ दे ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था, तो उस कंडीशन में जो अभी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे जो आंसर माना जाता है बृहदेशी माना जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे बृहदेशी आंसर लगाएंगे। लेकिन जो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था यह नाट्य शास्त्र में षड्ज ग्राम मध्यम ग्राम के रूप में हुआ था। विस्तारशील उल्लेख वहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन नाट्य शास्त्र में ग्राम शब्द का उल्लेख हो गया था। हालांकि इस प्रश्न का कुछ अलग आंसर होगा। यहाँ पे पूछ रहा है गंधार ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था, तो गंधार ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा नारदीय शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। षड्ज ग्राम के पंचम को एक श्रुति उतार कर 16वीं श्रुति पर स्थापित करते इसे क्या कहते हैं, तो ये प्रमाण श्रुति है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है, तो इसका आंसर प्रमाण श्रुति है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सारंगदेव के संगीत रत्नाकर के अनुसार अलंकार है, तो देखिए सारंगदेव दो प्रकार का अलंकार बताए थे, शब्द युक्त अलंकार और अर्थयुक्त अलंकार इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ये सरल अलंकार इसी के अंतर्गत आता है, शब्दयुक्त और अर्थयुक्त अलंकार के अंतर्गत ही ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये शब्दयुक्त अलंकार के अंतर्गत, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक से अधिक, डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीत के खंडों को क्या कहते हैं। साथियों जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। अक्सर स्वर, एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में अक्सर देखने को कि स्वर के छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं, स्वरवाचक छोटे छोटे समूह को। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन रहता तो अस्थायी आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है गीत के खंड को क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर हो जाएगा बिदारी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। साथियों एग्जाम में क्वेश्चन इजी हो या मॉडरेट हो या हार्ड हो, हर क्वेश्चन को बहुत सोच समझ करके जवाब देना होता है। इस बार टीआरई 3.0 में आप सभी ने देखा होगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 में कि जो क्वेश्चन थे वो कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। उस पर अगर सही से दिमाग से अगर आंसर ना दिए होंगे तो बहुत गलती कर दिए होंगे। तो इस चीज़ का अगली बार से ध्यान रखना है, और मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि आपको सिलेबस के अनुसार से हर तरह से एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको कंटेंट देने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ग्राम शब्द से निम्नलिखित में संबंध है, यानी कि ग्राम शब्द जो है इसमें से मतलब निम्नलिखित में से संबंध है। तो देखिए ग्राम शब्द का शाब्दिक अर्थ गांव होता है, और अभी आधुनिक समय में सप्तक को ही, प्राचीन काल में आपको सप्तक को ही ग्राम से हम लोग रिलेट करते थे। तो सप्तक और गांव और स्वर समूह ये तीनों ग्राम से ही आपका संबंध है। तो ग्राम को हम लोग गांव, सप्तक, स्वर समूह अलग अलग कंडीशन में हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है पाश्चात्य संगीत के अनुसार ध्यावत की आंदोलन संख्या कितनी है। तो पाश्चात्य संगीत के अनुसार ध्यावत की जो आंदोलन संख्या है वह 400 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 405 जो है आपके ये हिंदुस्तानी संगीत में माना गया है, लेकिन पाश्चात्य संगीत के अनुसार ध्यावत की जो आंदोलन संख्या वह 400 ही मानी जाती है। ठीक है, तो 400 आंसर हो जाएगा। आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हर भाग से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया था, वो आपका वेस्टर्न म्यूजिक हो या हिंदुस्तानी संगीत हो या दक्षिणी संगीत हो, हर तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को हर तरह का प्रैक्टिस और थ्योरी कराने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन है रामा माते के स्वरमेल कलानिधि में नाद के कितने भेद बताए गए। देखिए रामा माते ने जो नाद के भेद बताए हैं वे 3 बताए हैं। इन्होंने कुछ अलग ही बताया था, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया है, प्रैक्टिकली तरीके से। इन्होंने जो तीनों सप्तक हैं मंद्र, मध्य और तार, उसके आधार पे प्रत्येक सप्तक के आधार पे इन्होंने आपका क्या बोलते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से, सॉरी सप्तक मैं बोल रहा हूँ, उच्चारण के अनुसार इन्होंने बताया था। तो नाद के 3 भेद इन्होंने बताया था, 3 भेद। ठीक है, और रामा माते नहीं इसी आधार पे कंठ से, हृदय से और मस्तिष्क से उच्चारण के आधार पे बताया था, जैसे आपका मंद्र, मध्य और तार। इससे क्वेश्चन भी आ गया था। ठीक है, कि मंद्र सप्तक का जो उच्चारण है कहाँ से होता है, इस तरह का क्वेश्चन आप सभी को ध्यान होगा कि टीआरई में आपका आ गया था। तो रामा माते के स्वरमेल कलानिधि में नाद के जो भेद बताए गए हैं वह 3 बताए गए हैं, इसका 3 आंसर हो जाएगा। जैसे आया था ना क्वेश्चन, तार सप्तक का उच्चारण मस्तिष्क से होता है।
ठीक है। तो और हृदय से आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं आपके मंद्र सप्तक का, तो इस कंठ से आपका मध्य सप्तक का माना गया था। इस तरह से उन्होंने इसी कंडीशन पे जो नाद के भेद हैं उन्होंने बताए थे 3 तरह का, मंद्र, मध्य और तार। तो इस तरह का क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते रहता है। अब आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता है, आप खुद से भी स्टडी करिए, बुक वगैरह अच्छे अच्छे पुस्तक को पढ़िए, या अगर आप किसी अच्छे टीचर को फॉलो करते हैं आप कहीं से भी पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। और मेरे से जो भी मदद होगा आप सभी को चैनल के माध्यम से निःशुल्क दिया जाएगा। मैं अपने गुरुजनों से जो सीखा हूँ आप सभी के समक्ष लाने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हंगाम शब्द का किस संबंध है? निम्नलिखित में हंगाम शब्द का किससे संबंध है? यहाँ पे क्वेश्चन का यह स्वरूप है। तो हंगाम, देखिए जो हंगाम है वह यूनानी संगीत में श्रुति को कहा गया था। तो ऑप्शन में हम लोग का श्रुति कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यूनानी संगीत में हंगाम श्रुति को कहा गया था और मुकाम स्वर को कहा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भरत भाष्य में कितने श्रुतियों का उल्लेख है? जैसा कि आप सभी को पता है या नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ कि जो श्रुति 22 श्रुति जो बताए गए थे उनका तिवरा, कुमंती, मंद्रा, छंदवती करके जो 22 नाम का उल्लेख है इसी नान्यदेव के भरत भाष्य में किया गया था। और नान्यदेव के भरत भाष्य में कितने श्रुतियों का उल्लेख है? तो उन्होंने 22 श्रुतियों का उल्लेख किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पार्श्वदेव और कोहल के द्वारा कितने श्रुति माना गया? तो इन्होंने प्रत्येक सप्तक के आधार पे, जैसे कि आपका 3 सप्तक है और एक सप्तक में 22 श्रुति होता है, इस आधार पे इन्होंने 66 श्रुतियों का उल्लेख किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 66। अगला क्वेश्चन है, नाद के कितने लक्षण हैं? तो नाद के जो लक्षण है वह 3 प्रकार के लक्षण हैं। यहाँ पे अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो, देखिए कितना क्वेश्चन इजी है लेकिन यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत लोग नाद के लक्षण को नाद के प्रकार में रिलेट करके आंसर 2 लगा देते हैं। तो आहत नाद, नाद के 2 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन तारता, तीव्रता, जाति या गुण जो है ये नाद के 3 लक्षण बताए गए हैं। इसी तीनों लक्षण का यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो अमीर खुसरो का जो जन्म है वह अक्सर अच्छे अच्छे पुस्तकों में, हालांकि इस टाइप का जो प्रश्न रहता है वह विवादित प्रश्न रहता है, लेकिन आपका जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको मान्यता दिया गया, जो अच्छी अच्छी पुस्तक है उसमें आपको 13वीं शताब्दी में ही अमीर खुसरो का जन्म माना गया। तो 13वीं शताब्दी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल किस घराने से है? तो गंगूबाई हंगल जो है आपके किराना घराना से इनका संबंध है, किराना घराना आंसर हो जाएगा। आधा रंग से किन्हें जानते हैं? यानी कि आधा रंग किसका उपनाम है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो देखिए नियामत खां जो है इन्हीं को सादा रंग कहा गया था, और फिरोज खां इसका आंसर हो जाएगा। फिरोज खां को आधा रंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत पत्रिका की प्रकाशन कहाँ से होती है? तो संगीत पत्रिका जो है, संगीत नाम की जो पत्रिका जो है उसकी प्रकाशन होती है हाथरस से। ठीक है, हाथरस एक जगह है वहाँ से होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाल नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रदेश से है? साथियों संथाल नृत्य का अगर यहाँ पे झारखंड भी ऑप्शन में रहता तो हम लोग का 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यह बिहार का ही है। ठीक है, जो झारखंड बॉर्डर साइड में जो बिहार के भाग है उधर ये ज़्यादा मतलब किया जाता है। अक्सर ये आदिवासी जनजाति लोगों के बीच यह जो नृत्य है संथाल नृत्य प्रसिद्ध है। तो अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का आंसर अक्सर एलिमिनेट हो जाता है, तो इस चीज़ पे आप खास ध्यान देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे। तो संथाल नृत्य का जो संबंध है, अगर यहाँ पे झारखंड भी ऑप्शन रहता और बिहार भी रहता तो हम लोग का 1 से अधिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग का बिहार इसलिए आंसर होगा क्योंकि इसमें झारखंड कहीं नहीं है। तो संथाल नृत्य बिहार के भी जो झारखंड क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में है वहाँ पे किया जाता है, बिहार में भी और झारखंड में भी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो हम लोग का आंसर होगा और बिहार आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपके सिलेबस से हर जगह से हर तरीके के प्रश्नों को टच करने का प्रयास किया गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूं, 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। ऑल म्यूजिक एग्जाम करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें बहुत ही आपको शानदार प्रश्नों को वहाँ पे संग्रहित कर दिया गया है। उसको आप जरूर देख लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में वह बहुत ही काम देगा। सारे सिलेबस को टच करके उस पर बहुत सारे हजारों
प्रश्नों को करा दिया गया है। और फिर से नए सिरे से भी आपको TRE 4.0 करके एक आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे भी आप जा करके देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी नाम से प्लेलिस्ट हो या कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपको मिले किसी भी टीचर के यहाँ से, आपको प्रत्येक प्रश्न को अभ्यास जरूर करना चाहिए। हर तरह के प्रश्न आप अगर बार बार अभ्यास करते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कब किस तरह का प्रश्न आपको मदद कर देगा या ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो आपको बस अभ्यास करना है। बाकी मेरे से जो भी प्रयास होगा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो मैं आपसे फिर से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप सभी को पता है कि शिक्षा जगत का जो भी अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।